नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम जुड़ते हैं दोपहर 3 बजे हर रोज़ लेकर एक नया सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थशास्त्र के दूसरे पार्ट के बारे में। इसका जो पहला पार्ट है वो सैटरडे को आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और एक प्यारे से थॉट से। ठीक है, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप लोग हिम्मत मत हारिए, लगातार लगे रहिए, परिणाम भी अच्छा आने वाला है। ठीक है, अपनी तैयारी को बराबर धार देते रहिए और एक दिन ना आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, इनमें से किससे संलग्न है ऑयल जो उपक्रम है? तेल आयात में, तेल शोधन में, तेल अनुसंधान में या फिर तेल विपणन में? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑयल, जिसको हम ऑयल इंडिया लिमिटेड भी बोल सकते हैं, क्या OIL। ठीक है, तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो रुच्छ तेल तथा प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है। ठीक है, तो जो सही जवाब हमारा क्या है वो हो जाएगा तेल अनुसंधान में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेल अनुसंधान में ये संलग्न है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक, बताइए किससे संबंध है इसका? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना या फिर विशिष्ट अतिथियों का अगवानी? किससे संबंधित है गोल्डन हैंडशेक, बताइए। वर्ष 1991 में जो नई औद्योगिक नीति में सरकार ने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिशेष जो कर्मचारियों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ की थी और इसी को नाम दिया था गोल्डन हैंडशेक। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मतलब अपने मन से सेवा त्याग देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का आपको चुनाव करना है। पहला कह रहा है, अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। निवेश और निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो बात करें अगर हम, अभी हाल ही के वर्षों में यह देश तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। ठीक है, उर्वरक उद्योग काफी तेजी से विकसित हो रहा है हमारे देश में। और भारत जो है विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ये बात अभी तो गलत है फिलहाल। अभी जो भारत देश है वो रासायनिक उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, तो ये कथन गलत हो जाता है। बाकी अगर देखें निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर ये देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है, ये भी सही है। तो गलत का चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई या फिर सूरत? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ठीक है,
भारत का जो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है वो मुंबई है। यहीं पर जो कपड़ा मिल हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। कपड़ा मिलों की सर्वाधिक संख्या की अगर बात करें तो वो मुंबई में ही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं कहाँ पर? किसके जरिए? सदस्यों द्वारा, सरकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? बताइए, उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? बात करें अगर उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों की, तो ये जो सदस्य होते हैं इसके इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि जो इनका पंजीकरण है वो सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ स्थापित करने की बात है तो सदस्यों द्वारा स्थापित होगा, और अगर पंजीकरण की बात होती तो सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा हो जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ, एमएसएमई जो डी पारित हुआ था वो कब हुआ था? 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में या फिर 2008 ईस्वी में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 2006। क्या हो जाएगा? 2006 में ये पारित हुआ था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा बताइए। 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1956 में? बात करें अगर इसकी घोषणा की, तो जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था उस समय? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्हीं के द्वारा इस नीति को लाया गया था, ठीक है। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है। कब लाया गया था? 6 अप्रैल 1948 को। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नाइजर जिसे राम तिल भी बोला जाता है की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? आपको बताना है इसके बीजों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है। 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36%, 37 से 47%? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ये पूछा गया था RO 2021 के प्री का क्वेश्चन है ये। मेहनत आपको अच्छे से करनी है, तभी आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसका सही जवाब अगर देखें तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 37 से लेकर 47%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 37 से लेकर 47%। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रबड़ कैरा थाईलैंड की फसल है, कहवा मंगोलिया की, जैतून स्पेन की, और गन्ना जो है वो ब्राजील की फसल है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर दिए गए विकल्पों में अगर हम देखें, तो बात करें अगर हम रबड़ की, तो ये थाईलैंड की मुख्य फसल है, जैतून स्पेन की मुख्य फसल है, और गन्ना ब्राजील की है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कहवा की, तो कहवा कह रहा है मंगोलिया, जबकि जो कहवा है ब्राजील का ही फेमस फसल है, ठीक है। कहवा मतलब कॉफी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? बताइए, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू गन्ना कपास या फिर आलू गन्ना धान? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। अगर वर्तमान स्थिति की भी बात करें हम, तो गेहूं, आलू और गन्ना में हमारा जो उत्तर प्रदेश है अग्रणी उत्पादक राज्य है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, किस नाम से जाना जाता है वो? सीमांत कृषक के नाम से, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या फिर लघु कृषक? 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो वो किस नाम से जाना जाएगा, बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लघु कृषक। किस नाम से जाना जाएगा? लघु कृषक के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? सीमांत कृषक की बात करें अगर हम, तो सीमांत कृषक किनको बोलेंगे? जिनका जो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है जिनका, वो जाने जाएंगे सीमांत कृषक के नाम से। ठीक है, मध्यम जोत की बात करें तो वो 1 से 2 लेकर हो जाएगा। ठीक है, मध्यम जोत को भी हम, सॉरी, अर्ध मध्यम को भी हम लघु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मध्यम ज्योतों का आकार अगर देखें तो वो होता है 2 से 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल या भूमि राजस्व? किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए। तो बात करें अगर किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में, भू भूमि जो राजस्व होता है वो शामिल नहीं होता है, जबकि बीज, उर्वरक तथा सिंचाई जल ये सभी इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, कृषि आगत में शामिल हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल है, लेकिन जो भू राजस्व है या फिर भूमि राजस्व है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जो केंद्र और राज्य में वित्त का आवंटन होता है यानी विभाजन होता है वो किस प्रकार से है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए? सही जवाब क्या होगा, बताइए। अगर देखें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो इसका जो शुभारंभ है ये हुआ था 16 अगस्त 2007 से। कब हुआ था? 16 अगस्त 2007 से। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें जो आवंटन है यानी कि अनुदान है, वो 100% यहाँ पर केंद्र देता है। ठीक है, 100% केंद्र देता है, यानी कि 0% राज्य देता है और 100% पूरा अनुदान केंद्र देता है इस योजना के लिए। ठीक है, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, निम्न उत्पादकता का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। बात करें 20वीं दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दशा में प्रयास आरंभ हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। तो सहकारी कृषि क्या करती? उत्पादकता में वृद्धि करती, ना कि ये निम्न उत्पादकता का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी अगर देखें, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार, ये सभी निम्न उत्पादकता के कारण हैं। ठीक है, और सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, कहाँ पर लागू की गई थी मौसम आधारित फसल बीमा योजना? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है वो सबसे पहले कर्नाटक में लागू की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में लागू की गई थी। और ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी वर्ष 2007 में। ठीक है, कब लागू की गई थी? वर्ष 2007 में। और प्रोफेसर वीएम दांडेकर को भारत में फसल बीमा का जनक कहा जाता है। किसको? प्रोफेसर वीएम दांडेकर को भारत में फसल बीमा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद
अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? कहवा, बासमती चावल, कच्ची कपास या फिर चाय? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर जिस टाइम पे ये प्रश्न आया था, अगर उसकी बात करें तो उस टाइम पे जो कच्ची कपास थी उसका सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे और उसी से जो भारत है वो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में समुद्री उत्पाद जो है यानी कि जो सी फूड है, ठीक है, सी फूड का सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो यहाँ पर भारत देश करता है, ठीक है। तो सी फूड यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी फूड का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए कच्ची कपास हम लगा लेंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे बासमती चावल का निर्यात करता है, ठीक है। तो कच्ची कपास जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय का सही जवाब था, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे बासमती चावल है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में सी फूड दिया है यानी कि समुद्री उत्पाद दिया है तो वही हमारा सही जवाब होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है बताइए। वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का अगर उद्देश्य देखें तो वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है इसका उद्देश्य, ठीक है। वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मानव संसाधन विकास, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? क्या उपलब्ध कराती है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध कराती है, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ या फिर अनुदानित आवासीय सुविधाएं। सही जवाब क्या होगा बताइए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2001 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2001 को, ठीक है। और ये किसके लिए था? तो ये था पेंशन तथा बीमा लाभ के लिए। किसके लिए था? पेंशन तथा बीमा लाभ के लिए ये बनाई गई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की या फिर व्यक्ति और राज्य दोनों की या फिर उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का मॉडल अगर देखें तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर होते हैं दोनों की ही भागीदारी होती है। और सार्वजनिक जो क्षेत्र का प्रशासन होता है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का जो प्रशासन होता है वो स्टेट करता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात देखें तो जो व्यक्ति होता है उसके हाथों में होता है। और जो भारत का विकास मॉडल है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की ही रक्षा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसान क्रेडिट योजना के बारे में बताना है आपको। कह रहा है किसान क्रेडिट योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर देखें यहाँ पर हम किसान क्रेडिट योजना जो है वो वर्ष 2001 कह रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि किसान क्रेडिट योजना वर्ष 2001 में शुरू नहीं की गई थी, तो पहला तो गलत हो जाएगा। या कब शुरू की गई थी इसका क्वेश्चन अगली वाली स्लाइड में है, ठीक है।
अगला कह रहा है यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समयानुकूल साख प्रदान करती है। ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो केवल दो सही है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। अब बताइए आप लोग, किसान क्रेडिट जो कार्ड योजना है वो कब लाई गई थी? 1998 99 में, 1999 2000 में, 2000 2001 में, या फिर 2001 2002 में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। जो केसीसी थी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी वो लाई गई थी 1998 1999 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य? कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, या फिर दलहन की खेती का संवर्धन? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखा जाए जो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना था। क्या था? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? बताइए जो स्थायी विकास है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधनों के, या फिर सामाजिक संसाधनों के? सही जवाब क्या होगा बताइए। स्थायी विकास होता क्या है? तो स्थायी विकास का मतलब है भावी जो पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करना। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो जरूरतें हैं उनको इस तरह से हम उपयोग करें, उनको पूरा करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये है प्राकृतिक संसाधनों के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है प्राकृतिक संसाधनों का हमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना है, इतना अत्यधिक यूज़ नहीं करना है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नुकसान हो या फिर उनके लिए कमी हो जाए। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक से समावेशित विकास के बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ये कल आपका प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन था। ठीक है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, या फिर कृषकों को पर्याप्त साख? इससे हम समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। जो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है वो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर बढ़ाने से नहीं होगा। ठीक है, इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। क्लियर है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। जो उत्पादक कीमत सूचकांक यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, या फिर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो एक जो समयावधि है यानी कि एक समय अंतराल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का जो औसत परिवर्तन होता है उसी को मेजर करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, औसत परिवर्तन को मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बताइए कौन सा भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, या फिर निजी कारपोरेट क्षेत्र? सही जवाब क्या होगा बताइए।
तो बात करें अगर हम भारत में, तो जो घरेलू क्षेत्र है, ठीक है, जो घरेलू क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा बचत में सर्वाधिक योगदान करता है और इसका योगदान लगभग 22.2% है। कितना है? 22.2% इसका योगदान होता है, ठीक है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? घरेलू क्षेत्र। यही क्षेत्र बचत पे सर्वाधिक योगदान करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में कौन सा सही आधार वर्ष है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कि 2010 में आया था, उस समय जो इसका आंसर था वो 2004-2005 था। क्या था? 2004-2005 था। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो जो इस समय जो आय मापने का आधार वर्ष है वो 2010-11 है, सॉरी 2011-12 है। क्या है? 2011-12, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति में अगर आएगा क्वेश्चन तो 2011-12 हम सही करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विनिमय साध विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। कब प्रभावकारी हुआ विनिमय साध अभिलेख? 1881, 1882, 1883 या फिर 1884 में? तो बात करें विनिमय साध विलेख अधिनियम की तो ये 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1 मार्च 1882 को। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बताइए क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, या फिर जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी हो। सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। ये हो जाएगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ क्या हो? निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही हो, वही होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। बताइए भारत में जो गरीबी मापी जाती है वो किसके आधार पे मापी जाती है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फटाफट आंसर आप लोगों के आ रहे हैं और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवार का उपभोग व्यय, ठीक है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? बताइए। परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, या फिर रोजगार के अवसर की कमी? सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो गरीबी के जो सामाजिक सूचक हैं देखा जाए तो वो कौन कौन से हैं? वो आपका हेल्थ है। क्या है? हेल्थ है, ठीक है। और क्या है? एजुकेशन है यानी कि शिक्षा। क्लियर है? और क्या है? रोजगार है यानी कि एम्प्लॉयमेंट। और क्या है? उपभोग है यानी कि कंजम्पशन। और क्राइम है, ठीक है, अपराध है। और जो जेंडर से रिलेटेड जो संबंध होते हैं वो होते हैं। और हरित राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि ग्रीन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये सभी क्या होते हैं? गरीबी के सामाजिक सूचक होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें परिवहन के साधनों की जो कम संख्या है वो सामाजिक सूचक नहीं होता है गरीबी का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? बताइए किसके लिए है सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार ने कब प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया था 2001 में, ठीक है। कब प्रारंभ किया? 2001 में इसको प्रारंभ किया था।
और ये देखा जाए तो 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए था, ठीक है, 6 से लेकर 14 आयु तक के सभी बच्चों के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना AABY को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया था आम आदमी बीमा योजना? 15 मार्च 2009 को, 15 जनवरी 2008 को, 15 अगस्त 2007 को, या फिर 2 अक्टूबर 2007 को। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना जो थी ये 18 से लेकर 59 वर्ष की आयु के उन भूमिहीन व्यक्तियों को जो देखा जाए परिवार का मुखिया अथवा परिवार का कमाऊ सदस्य हो और गरीबी रेखा से नीचे हो, उनके लिए क्या करती थी, जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती थी। इसके जरिए अगर मान लो प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 30,000 रुपये, और अगर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 75,000 रुपये दिए जाते थे। और ये कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2007 को। कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2007 को ये प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में, या फिर हैदराबाद में? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। और ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1952 को। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सही जवाब क्या होगा बताइए। संगम योजना की शुरुआत की बात करें तो संगम योजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1996 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1996, ठीक है, 15 अगस्त 1996 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसके लिए था? तो ये था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। किसके लिए था? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? कौन सी योजना प्रारंभ की है भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान में कमी के लिए? उजाला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, उदय योजना, या फिर सौभाग्य योजना? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें हम यहाँ पर उदय योजना की, ठीक है, जो उदय योजना है इसी का प्रारंभ किया गया था नवंबर 2015 में। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? नवंबर 2015 में उदय योजना को प्रारंभ किया गया था इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना कह रहा 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, महिला समाख्या योजना 1989 में, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका दिमाग एकदम हिल जाता है। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप फटाफट इसका काम तमाम कर दें। तो यहाँ पर जो दिया गया है महिला समाख्या कार्यक्रम जो दिया गया है कब? 1989, जबकि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1988 को हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1988 को हुआ था, ना कि 1989 को। तो सही जवाब इसका 1988 हो जाएगा और यही ऑप्शन जो है हमारा गलत है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सही दिए हैं। महिला समृद्धि योजना 1993 में है, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में है, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 की है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वाधार योजना किसके लिए है? अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था करने के लिए। किसके लिए है सुधार योजना? सुधार योजना की शुरुआत की बात करें तो सुधार योजना की शुरुआत हुई थी 2001 में, ठीक है, सॉरी 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये किसके लिए था बताइए? ये जो बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाएं थी, उन्हीं को जो है घर लाने के लिए था, ठीक है, यानी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। जो जेल से रिहा कैदी महिलाएं थी उनके लिए घर प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको आर्थिक सहायता देना इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है, शहरी महिलाओं को रोजगार देती है, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, या फिर महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना इसका लक्ष्य है। बताइए स्वावलंबन योजना का क्या उद्देश्य है? स्वावलंबन योजना की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1982-83 में पूरे देश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1982-83 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेते हैं। और ये किसके लिए था? ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम? 1972 में, 1976 में, 1982 में, या फिर 1948 में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है वर्ष 1936 में, सॉरी 1976 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 1976 में, और प्रभावी प्रभावी 1975 से ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है आपके ऑप्शन में 1975 होगा तो उसको भी हम लगा सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? नवाचार होता है, रोजगार सृजन होता है, व्यवसायिक समन्वय होता है, या फिर जोखिम प्रबंधन होता है? क्या होता है सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय का? जो हम बिजनेस करते हैं उसका सोशल जो मोटिव होता है वो क्या होता है? क्योंकि जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं हम किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही संपन्न करते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत ज़्यादा अलग भी हो गए हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मेनली पहले जो सामाजिक उद्देश्य था वो क्या था? रोजगार सृजन था, ठीक है। क्या होता है? रोजगार सृजन होता है मेनली। जो सामाजिक उद्देश्य देखा जाए तो यही होता है। लाभ कमाना तो बात की बात हो जाती है, लेकिन रोजगार मतलब पहले हम किसी रोजगार से लग जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूट से सही उत्तर का मिलान करना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। फटाफट मिला दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ठीक है। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? ये आया था 1987 में, ठीक है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? ये आया 1988 में। तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए कौन सा कार्यक्रम RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर ग्रामीण उद्योग? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपके। जो ग्रामीण उद्योग है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व बैंक और नीति आयोग के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा? किसके जरिए जारी किया जाता है? तो सबसे पहली बार अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसी के जरिए लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसके लक्षण बताने हैं आपको। ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां और निर्धनता। बताइए इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो सामाजिक संरचना में अगर हम देखें तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या, ठीक है, इसका लक्षण है। विभिन्न धर्म इसके लक्षण है, विभिन्न जातियां इसकी लक्षण है। लेकिन जो निर्धनता है, निर्धनता सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण नहीं है, ये एक दोष है, ठीक है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक संरचना का भाग होता है, ठीक है। ये सामाजिक संरचना का भाग ना होके किसका होता है? सामाजिक आर्थिक संरचना का भाग होता है, ठीक है। तो निर्धनता इसमें नहीं होगा। बाकी 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान, जापान, स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा भूटान, जो कि आप लोगों के आंसर आ ही रहे हैं। क्लियर है? इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? कौन प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है मानव पूंजी निर्माण पर? शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल, प्रशिक्षण या फिर सिंचाई? तो मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव अगर देखें तो सिंचाई का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो भारतीय अर्थशास्त्र है ये टॉपिक खत्म होता है। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आप लोगों को मिलेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम लेते हैं इस क्लास से विदा, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।